जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे इंसिडेंट इन इस्लामाबाद। व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन इस्लामाबाद। देखिए, सबसे पहले हमें इसे घटना को एक क्रम में समझने की आवश्यकता है, इसलिए हम सिर्फ तथ्यों पर आधारित रहेंगे और किसी तरह की अतिशयोक्ति से बचेंगे। 6 फरवरी 2026 की दोपहर लगभग 1:30 बजे इस्लामाबाद के तली क्षेत्र में स्थित खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में नियमित जुमा नमाज चल रही थी। अनुमान है कि उस समय 500 से अधिक लोग परिसर के भीतर मौजूद थे। यह एक साधारण दिन की तरह ही था। लोग परिवार के साथ आए थे और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी सभी शामिल थे। इसी बीच एक युवक, जिसकी पहचान बाद में सैफुल्लाह अंसारी के रूप में हुई, मुख्य प्रवेश के द्वार से भीतर आने का प्रयास करता है। सुरक्षा कर्मचारियों को इसके व्यवहार में कुछ असामान्य प्रतीत हुआ। बैग के जांच के दौरान कुछ क्षणों के लिए दोनों पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ और यहीं से घटना की दिशा बदलने लगती है। सदे बढ़ने पर सुरक्षा गार्ड उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी समय वो अचानक AK-47 से फायरिंग शुरू कर देता है। रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग 10-12 राउंड फायर हुए, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। फायरिंग के तुरंत बाद उसने अपने ऊपर बंधे विस्फोटक जैकेट को सक्रिय किया। यह लगभग 8-10 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री थी, जिसमें सामान्य तौर पर प्रयुक्त नट, बोल्ट और शैपनेल शामिल थे। विस्फोट अत्यंत शक्तिशाली था। यह इमारत के भीतर मौजूद लोगों पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में जानें जाती है। प्रारंभिक रिपोर्ट में 30 से अधिक लोगों की मृत्यु बताई जाती है और 170 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अस्पतालों पर अचानक भार बढ़ गई और शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह पूरी घटना लगभग 2 से 3 मिनट के भीतर घटित होती है, लेकिन इसके प्रभाव व्यापक और गहरे हैं। अगले पहलू की ओर बढ़ते हैं, यानी इसकी जिम्मेदारी किसने ली और यह किस प्रकार के नेटवर्क से संचालित हुआ। इस विश्लेषण में भी हम उसी सिद्धांत पर टिके रहेंगे: तथ्य, क्रम और संदर्भ, भावनात्मक अतिशयोक्ति नहीं। विस्फोट के लगभग 4 घंटे बाद एक संदेश टेलीग्राम पर प्रसारित होता है। यह संदेश अमाक न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से होता है, जिसे इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ISIS-K का आधिकारिक माध्यम माना जाता है। संदेश में संक्षेप में बताया गया कि हमला उनके एक सदस्य ने अंजाम दिया और यह उनके धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों का हिस्सा है। अब यहाँ एक समझना महत्वपूर्ण है कि ISIS-K क्या है और यह किस प्रकार कार्य करता है। यह संगठन अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों में सक्रिय कई छोटे बड़े गुटों का एक गठजोड़ है। इन गुटों में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्हें सीमावर्ती इलाकों की भौगोलिक जटिलताओं, पहाड़ी रास्तों और असुरक्षित प्रशासनिक क्षेत्रों का अनुभव होता है। इसी वजह से इनकी गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 2014 के बाद से इस संगठन की गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई। पाकिस्तान में हुए कई बड़े हमलों का तरीका, उनकी समय संवेदनशीलता और लक्ष्य चयन इस बात को दर्शाता है कि उनके पास न केवल मानव संसाधन है, बल्कि एक सुव्यवस्थित संचार प्रणाली भी है। यही कारण है कि जिम्मेदारी का दावा अक्सर कुछ घंटों के भीतर सामने आ जाता है। यह भी देखा गया कि हमले की अंजाम देने वाले व्यक्ति और दावा करने वाले संगठन के बीच प्रत्यक्ष संपर्क हमेशा सामने नहीं आता। अधिकतर मामले में यह एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से संभव होता है। इस हमले में भी यही पैटर्न दिखाई देता है: एक प्रशिक्षित हमलावर, एक तैयार की गई योजना और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का राजनीतिक संवैधानिक दावा। अब हम घटना के तुरंत बाद की स्थिति को समझते हैं, जिसे आमतौर पर इनिशियल रिस्पॉन्स फेज कहा जाता है। इस चरण में प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय जनता तीनों की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विस्फोट के तुरंत बाद कुछ मिनटों तक स्थिति अत्यंत अव्यवस्थित रहती है।
आसपास मौजूद लोगों का वर्णन है कि धुएं, धूल और शोर के कारण प्रारंभिक क्षणों में यह समझ पाना कठिन था कि वास्तव में हुआ क्या। कुछ लोगों ने इसे सिलेंडर फटने जैसी घटना समझी, लेकिन शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि यह एक बड़े स्तर का विस्फोट है। स्थानीय पुलिस सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती है। इसके बाद बचाव दल, एम्बुलेंस व्यवस्थित तरीके से घायलों को नज़दीकी अस्पतालों तक ले जाने लगती है। चूँकि घायलों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए अस्पतालों में तत्काल भीड़ बढ़ गई। कई अस्पतालों ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया, जिसका अर्थ है कि डॉक्टरों को छुट्टी से बुलाया गया, अतिरिक्त वार्ड खोले गए और रक्तदान अपील जारी की गई। राजनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने उसी शाम एक आधिकारिक बयान जारी किया। बयान का स्वर अपेक्षाकृत सावधान और नियंत्रित था। इसमें घटना की निंदा की गई, लेकिन जिम्मेदारों के बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। यह इस बात का संकेत है कि प्रारंभिक जांच अभी अधूरी है और प्रशासन कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं देना चाहता था। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियां, विशेषकर सीटीडी और आईएसआई ने इलाके की घेराबंदी की और संभावित सहयोगियों की खोज के लिए अभियान शुरू किया। यह चरण लगभग हर बड़े हमले के बाद देखा जाता है, जहां मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि हमलावर अकेला था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। इस पूरे चरण में राज्य की प्रतिक्रिया को एक औपचारिक, नियंत्रित और क्रियागत रूप से देखा जा सकता है। किसी भी घटना को समझने के लिए उसका तात्कालिक कारण की ही पर्याप्त नहीं होता, हमें उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को भी समझना पड़ता है। इसी सिद्धांत के आधार पर अब हम यह देखते हैं कि किस प्रकार की घटनाओं की पृष्ठभूमि क्या है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां धार्मिक सांप्रदायिक विभाजन कई दशकों से मौजूद है। इन विभाजनों के बीच 1979 के बाद और गहराए जब क्षेत्रीय राजनीति में ईरान और सऊदी अरब की वैचारिक प्रतिद्वंद्विता उभरकर सामने आई, इस प्रतिस्पर्धा का प्रभाव पाकिस्तान की धार्मिक संस्थाओं, शिक्षा केंद्रों और राजनीतिक समूहों पर स्पष्ट रूप से देखा गया। इसी अवधि में विभिन्न धार्मिक संगठनों और मिलिटेंट समूहों को आर्थिक और वैचारिक समर्थन मिलने लगा। इससे दो प्रभाव हुए। पहला, कुछ संगठन अत्यंत सक्रिय हो गया और दूसरा, कमज़ोर प्रशासनिक ढांचे वाले क्षेत्रों में राज्य का प्रभाव कम होने लगा। यह स्थिति विशेष रूप से अफगानिस्तान सीमा के नज़दीक हिस्सों में विकसित हुई, जहां से बाद में कट्टरपंथियों गुटों का उभार हुआ। इस्लामाबाद हमले की पृष्ठभूमि समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे हमले प्राय किसी साधारण क्षणिक विवाद का परिणाम नहीं होते। इनके पीछे लंबे समय से चली आ रही वैचारिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय अस्थिरता और सामाजिक विभाजन काम करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक आयोजनों का हमले भी किए गए, पहले भी हमले हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना का कारण एक जैसा हो, लेकिन यह अवश्य है कि इन घटनाओं में एक ऐतिहासिक निरंतरता दिखाई देती है, जहां धार्मिक स्थानों को प्रतीकात्मक रूप से चुनकर उन पर हमला किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस्लामाबाद की घटना कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि एक लंबे सामाजिक राजनीतिक क्रम का हिस्सा प्रतीत होती है। अब हम इस घटना के व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव को देखते हैं। हर बड़ा हमला केवल स्थानीय प्रशासन की समस्या नहीं होता, उसका संबंध अक्सर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी होता है। ISIS, KP जैसे संगठनों की गतिविधियां सीमित देश सीमाओं में बंधी नहीं होती। यह समूह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैले नेटवर्क के आधार पर काम करते हैं। इस वजह से इनके कार्यों का प्रभाव कई देशों में महसूस होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह उल्लेख मिलता है कि पिछले कुछ वर्षों में से ऐसे संगठनों ने आधुनिक संचार माध्यम यूज करके, खासकर
एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का अत्यधिक उपयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इनके संपर्क तंत्र, प्रशिक्षण संसाधन और वैचारिक सामग्री एक ही समय में कई क्षेत्रों में पहुंची। इस संदर्भ में इस्लामाबाद का हमला एक बड़े पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय राजनीति, विशेषकर अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति, इस प्रकार की घटनाओं को प्रभावित करती है। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने के बाद कई कट्टरपंथी गुट सक्रिय हुए, जिनका प्रभाव पाकिस्तान के शहरी क्षेत्रों तक देखा गया। सीमावर्ती इलाकों की भौगोलिक जटिलताएं भी इन गतिविधियों को रोकने में कठिनाई पैदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे हमलों के बाद प्रायः विभिन्न देशों द्वारा सुरक्षा परामर्श जारी किए जाते हैं। राजकीय संस्थाओं की सतर्कता बढ़ा दी जाती है और क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों की पुनरावृत्ति की संभावना पर चर्चा हो जाती है। इस प्रकार इस्लामाबाद की यह घटना केवल एक स्थानीय सुरक्षा विफलता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और ऐतिहासिक प्रवृत्ति के संयुक्त प्रभावों का परिणाम प्रतीत होता है। अब हम इस घटना के अंतिम और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। जांच किस प्रकार आगे बढ़ी और शुरुआती निष्कर्ष क्या संकेत देते हैं। यहाँ भी हमारा उद्देश्य केवल तथ्यों को क्रमवार तरीके से समझाना है, किसी प्रकार की अटकलबाजी से बचते हुए। विस्फोट के बाद सबसे पहले पुलिस ने स्थल की घेराबंदी की और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन शुरू किया। इस प्रक्रिया में धातु के टुकड़े, विस्फोटक सामग्री के अवशेष और हमलावर के शरीर के कुछ हिस्से एकत्र किए जाते हैं। इन अवशेषों से यह स्पष्ट हुआ कि विस्फोटक जैकेट पेशेवर ढंग से तैयार की गई थी, जिसमें नट, बोल्ट और लोहे के टुकड़े शैपनल के रूप में उपयोग किए गए थे। यह तरीका कई अन्य हमलों में भी दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि हमलावर किसी प्रशिक्षित नेटवर्क से संबंध था। जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सुरक्षा गार्डों के बयान और मोबाइल टावर लोकेशन डेटा के आधार पर हमलावर की पहचान की पुष्टि की। दिलचस्प बात यह है कि हमलावर हमले से लगभग 48 घंटे पहले शहर में प्रवेश करता है और इसी दौरान उसकी गतिविधियां अपेक्षाकृत सीमित रहती है। इससे संकेत मिलता है कि उसके स्थानीय सहयोगी कम थे या उसने अत्यधिक सतर्कता के साथ यात्रा की। इसके बाद सीटीडी ने उस घर पर भी छापा मारा जहां हमलावर कुछ समय रुका था। यहां से कुछ डिजिटल उपकरण, कागजात और धार्मिक पुस्तिकाएं बरामद हुई। इनमें से कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो चरमपंथी संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा से मेल खाते हैं। हालांकि यह पूरी तरह स्थापित करने के लिए उसका संपर्क किससे और कब हुआ, डिजिटल फोरेंसिक की आगे की प्रक्रिया आवश्यक थी। पूरे मामले की जांच से जो प्रारंभिक तस्वीर उभरती है वह यह है कि हमला भावनात्मक आवेग या व्यक्तिगत विवाद का परिणाम नहीं था। यह एक योजनाबद्ध, लक्षित और संगठित कार्रवाई थी, जिसमें हमलावर एक बड़े ढांचे का हिस्सा प्रतीत होता है। आई होप आपको इस इंसिडेंट के बारे में अच्छी नॉलेज हुई होगी और ये इंसिडेंट हुआ किस तरह से है, अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और आपको ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अन्य इंसिडेंट पे चाहिए तो ज़रूर आप हमें फॉलो कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।